ये तो वक्त ही बताता था, लेकिन उस वर्कर को बुरा न लगे इसलिए आहान ने उन्हें वहां बैठने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं अंकल? आहान ने सहजता के साथ पूछा। मेरी बेटी मनाली के अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए ही मैं वहां जा रहा हूँ। उस वर्कर ने अपने झोले को कसकर पकड़ते हुए कहा। आहान समझ चुका था कि उस झोले में पैसे थे। बाकी सबके लिए भले ही वो छोटी रकम थी, पर उस वर्कर के लिए वो उसकी जीवन भर की कमाई थी। उन्हें वहां बैठने के लिए आहान के पास दो कारण थे। एक तो उसको दीपक खन्ना का उस आदमी के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, और दूसरा उसने देख लिया था कि ट्रेन में चढ़े कुछ और आदमियों ने उस वर्कर के झोली पर अपनी नजर डाली थी। वो समझ गया था कि जरूर वो इसे चुराना चाहते थे, और अगर वो चोरी हो जाती तो उस वर्कर के पास कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फोन बजने लगा तो उसने बड़े ही रौब से सुनाया। हाँ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तुम लोग तैयार रहना, इन लड़कों की खैर लेना। ये सुन के उस वर्कर को आहान और रॉकी के लिए डर लगने लगा था, और उसने फिर से दीपक से माफी मांगने की कोशिश की, पर आहान ने उन्हें रोक दिया। लगता है तुमने सुना नहीं है, मेरे आदमी वहां पहुंच चुके हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर भी इतनी अकड़? दीपक ने घमंड के साथ कहा। आलिया भी आहान के एटीट्यूड को समझ नहीं पा रही थी। उसने भी सीधा सवाल किया। तुम्हारी मौत नजदीक है, फिर भी एटीट्यूड? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कि स्टेशन पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? आहान ने दीपक और आलिया दोनों की इस बात को बड़े ही आराम से इग्नोर कर दिया, जैसे वाकई में उसको ना कोई डर है और ना फिक्र। आलिया ने फिर अपना फोन उठाया और अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया कि वो बस पहुंचने ही वाली है। मनाली में आपका स्वागत है, कृपया एक एक करके उतरें और अपने सामान का ध्यान रखें। ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई। बेटा जल्दी जाओ, जल्दी से स्टेशन पर जाओ, वहां जरूर पुलिस होगी, उन्हें बुला लाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उस वर्कर ने डरते हुए आहान और रॉकी से कहा। पुलिस पुलिस कब तक बचाएगी तुम्हें? दीपक खन्ना ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पर आहान अभी भी कूल और काम था। उसने उस वर्कर की मदद करते हुए कहा, अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, आप आराम से स्टेशन पर उतर जाइए, हम यहाँ का संभाल लेंगे। पर कुछ नहीं, आप जाइए, आपका बेटा आपका हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा होगा। इसके आगे वो वर्कर कुछ नहीं बोल पाया और वहां से लाचार होकर निकल गया। वर्कर ने कंपार्टमेंट से निकलते हुए ही दीपक ने पूछा, तुम में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? इस बात पर आहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी तुम्हारे साथ चलने की? ये सुनकर आलिया हैरान रह गई। ये आदमी अभी भी न डरने का नाटक कर रहा है। अभी भी इतनी अकड़? मुझे उम्मीद है जब तुम मेरे आदमियों से मिलोगे तब भी इतनी अकड़ रख सको, दीपक खन्ना ने कहा। इतना कहकर वो आगे चलने लगा और आहान और रॉकी दोनों उसके पीछे चल रहे थे। आलिया भी उनके पीछे चली गई, ये सोच के कि अब वो वहां तमाशे का मजा लेगी। दीपक को आते देख कुछ लोग सामने से चलकर आने लगे। क्या यही वो दो लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया था? दीपक के एक आदमी बंटी ने पूछा। हाँ, ये वही है दो लोग, आज इनकी जमकर धुलाई करना। ये कहकर दीपक उसकी ओर बढ़ गया और आहान और रॉकी को घूरने लगा। उन दोनों को देखकर बंटी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सवाल किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने खन्ना सर को परेशान किया? कहां से आए हो तुम दोनों? शिमला से, आहान ने बिना हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुम दोनों बेवकूफ शिमला से आए हो, इसलिए तुमने खन्ना सर से पंगा ले लिया। अब बताओ तुम्हें अपने हाथ पैर में से क्या बचाना है? बंटी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। सब मुझे लगता है उनमें से कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बंटी ने हाथ से इशारा किया और बाकी लोग उन दोनों पर हमला करने आए। जैसे ही रॉकी और दीपक के आदमी एक दूसरे पर हमला करने लगे, तभी वहां भीड़ में हलचल होने लगी। सभी हैरान हो गए, लोग किसकी तस्वीरें खींच रहे थे? रॉकी और दीपक के आदमी वहां रुक गए। जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि 5 शानदार रोल्स रॉयस कार वहां आ रही थी। ऐसे लग्जरी कार एक भी देखने को नसीब नहीं होती, और यहाँ लाइन से 5 कार्स आ रही थी, जिनमें से सबसे आगे थी वो ब्रांड न्यू मॉडल। उनमें से एक गाड़ी का नंबर प्लेट बहुत महंगा था। सभी दंग रह गए। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल कि ये गाड़ियां किसे पिक करने आई हैं। बंटी को लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी, वो लड़ बाद में भी सकता था, अभी उसे ये नजारा देखना था। उधर आलिया का मुंह बन गया। उसे लगा था कि गाड़ियां उसे पिक करने आई हैं, पर घर पर तो एक ही रोल्स रॉयस थी जिसका नंबर प्लेट भी 8 डिजिट्स का था। वो कार्स उसकी तरफ ही बढ़ी रही थी, इसलिए अब उसे यकीन हो गया था कि ये कार्स उसे ही लेने आई थी। और रही बात दीपक खन्ना की, तो उनकी औकात इतनी नहीं थी कि वो एक कार भी अफोर्ड कर सके। आलिया बहुत इतराते हुए कार के पास पहुंची। जब कार रुकी तब उसमें से सूट में कुछ आदमी निकले। उनमें से किसी एक को भी आलिया ने नहीं पहचाना। उनमें से कोई भी उसका ड्राइवर नहीं था और ना ही कोई ड्राइवर जैसा लग रहा था।
जब उन आदमियों ने देखा कि आलिया उन्हें देख रही है तो उनमें से एक ने कहा, आप किसे ढूंढ रही हैं? ये सुनकर आलिया समझ गई कि वो कास उसे लेने नहीं आई थी। उसने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली और बोली, अब किसी को नहीं। अभी भी सब यही सोच रहे थे कि वो कास किसे लेने आई। जब दीपक खन्ना ने उन आदमियों को देखा तो उसने एक आदमी को पहचान लिया। वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया, भाई। उनमें से एक आदमी दीपक खन्ना का भाई था। जिस पोजीशन पर दीपक अभी था उसके कजिन भाई अनिकेत खन्ना की वजह से था। अनिकेत खन्ना एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर था। अनिकेत खन्ना की वजह से ही दीपक को काम मिला था। उसके बिना दीपक कुछ भी नहीं था। खन्ना सर, आपका कजिन भाई एमडी रियल एस्टेट में काम करता है? बंटी ने खुद को संभालते हुए पूछा। एमडी रियल एस्टेट बहुत ही महंगी कंपनी थी। वो मनाली का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस था। उसके एसेट्स काफी ज्यादा थे। वो बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 10 में आती थी। ऐसी कंपनी में जान पहचान होना बहुत बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, मेरा कजिन एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर है। सारे प्रोजेक्ट्स पर उसके साइन चलते हैं, दीपक ने बहुत घमंड के साथ कहा। इतने समय से दोनों में तय हुआ कि ये सारी बात राज रखेंगे, पर आज दीपक को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सब बता दिया। बंटी ने फिर कहा, क्या आप मुझे अपने कजिन से मिलवाएंगे? दीपक खन्ना एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था, इसलिए अब बंटी चाहता था कि उसकी जान पहचान अनिकेत से हो जाए। ये बात दीपक अच्छे से समझ गया था। उसने जवाब दिया, हाँ मिलवा दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलेंगे। आप कोशिश तो करना। वैसे खन्ना सर, आपके कजिन यहाँ किसी को लेने आए हैं? क्या आप जानते हैं कि वो किसे लेने आए हैं? बंटी ने सवाल किया। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एमडी रियल एस्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए थे। लगता है ये लोग एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए हैं, दीपक खन्ना ने कॉन्फिडेंटली कहा। एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन? बंटी की आंखों में जलन थी। वो तो फोर्ब्स लिस्ट में आते हैं ना? आहान वहां खड़े होकर सब देख सुन रहा था और हंस रहा था। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? तुम मौत के इतने करीब हो और फिर भी हंस रहे हो। दीपक ने अपना सर हिलाया और आहान को घूरने लगा। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ, आहान ने सार्कास्टिकली जवाब दिया। बेवकूफी? दीपक ने गुस्से में कहा। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारा ये कजिन एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने नहीं आए हैं, आहान ने शांति से कहा। एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को नहीं? तो इतनी सारी कार उन्हें लेने नहीं तो किसे लेने आई हैं? तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? दीपक खन्ना ने झुंझलाते हुए कहा। अगर ये कार चेयरमैन को लेने नहीं आई थी तो फिर किसे लेने आ सकती है? अब की ना तुमने समझदारी वाली बात, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक को खांसी आ गई। वो सोचने लगा, यह आदमी पागल हो गया है। खन्ना सर, मुझे लगता है कि ये पागल हो गया है, डर के मारे कुछ भी बकवास कर रहा है। बंटी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। उन दोनों के कपड़े इतने खराब लग रहे थे कि अगर वो कहीं मजदूरी करने जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये मुझे लेने आए हैं? आहान ने कहा। अगर ये बात सच निकली कि ये सब तुम्हें लेने आए हैं तो मैं स्ट्रीट लैम्प खा जाऊंगा। दीपक ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर आहान को हंसी आ गई और उसने कहा, फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दांत इतने मजबूत नहीं होंगे। इतने में वो सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक लंबी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने अपने बालों को कसकर बांधा हुआ था और एक बहुत ही खूबसूरत सा काला ड्रेस पहना हुआ था। उसके चाम की पूरे मनाली शहर में चर्चा थी। वो और कोई नहीं, अस्मिता कपूर थी, एमडी रियल एस्टेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसका नाम मनाली की खूबसूरत लड़कियों में से सबसे टॉप पर आता था। वो कभी भी ऐसे पब्लिक में नहीं आती थी, पर आज ऐसा क्या हुआ था कि जो वो रेलवे स्टेशन पर आई है? सभी इस बात से हैरान थे और अलग अलग assumptions कर रहे थे। ऐसा कौन आया है जिसको अस्मिता कपूर पिक करने आई है? क्या सच में एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन आए हैं? इतनी खूबसूरत लड़की को वहां देखकर दीपक खन्ना अपने आप को संभाल नहीं पाए और बार बार लंबी आहें भर रहे थे। वो कुछ कदम चलकर अनिकेत के पास गए और बोले, अनिकेत। अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। दीपक को देखा तो उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए यहाँ हूँ। अच्छा, ध्यान रखना किसी की जान ना चली जाए, अनिकेत ने उसे बॉन करते हुए कहा। हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पर आप सब यहाँ, क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? दीपक ने सवाल किया। नहीं नहीं, यहाँ हम किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? आखिर आज ऐसा कौन आया था जिसको लेने इतने सारे लोग मनाली स्टेशन पर आए थे? क्या यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी था?
अस्मिता कपूर जो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाती थी, आज क्यों आई है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा।